गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 21 सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तिरुपति लड्डू को लेके है। ऐसा माना जाता है कि जो आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार थी उन्होंने तिरुपति लड्डू के अंदर देसी घी, शुद्ध प्योर घी यूज ना करके उसमें अंदर कुछ एनिमल फैट का यूज किया है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए, यूपीएससी में वो कंट्रोवर्शियल पोर्शन नहीं आता न्यूज का, हाँ, लेकिन उस न्यूज के साथ जुड़ी हुई जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। उसके अलावा रायत भाटा न्यूक्लियर प्लांट जो कि राजस्थान में है, उसकी क्रिटिकलिटी हम लोगों ने अचीव कर ली है। तो क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे स्कूल्स में किया जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। पीएम सूर्य घर योजना जो सरकार ने थोड़े दिन पहले चलाई थी, रूफटॉप सोलर पैनल्स को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग काफी सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, ये एक नया कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्लेप्टोपैरेटिज्म, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले पर्सपेक्टिव से एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। कभी कभी यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है आपसे, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो बर्ड फ्लू से भी जुड़ी हुई है। उसके अलावा मिनी मून के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। एक एस्ट्रॉयड है भाई, छोटा सा मिनी एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला है, थोड़ा उस बारे में बात करेंगे। चलिए, तिरुपति लड्डू। तो तिरुपति महाराज की जय हो। और अब अगर ये रिपोर्ट सही है, जो कि मानी जा रही है कि काफी सही रिपोर्ट है, गुजरात की एक लैब है, गुजरात की लैब है जिसका नाम है एनडीडीबी काफ, ठीक है। और ये काफी जानी मानी लैब है, काफी ऑथेंटिक मानी जाती हैं इसकी रिपोर्ट्स। और अभी देखिए, आंध्र में सरकार चेंज हुई है, चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार आ गई है। तो उन्होंने बेसिकली जो पिछले लड्डू थे उनकी चेकिंग करवाई थी और ये पता चला है कि उनके अंदर कुछ एनिमल फैट का यूज किया गया है। देसी गाय का जो घी होता है उसमें वो यूज नहीं हुआ है। तो अगर ये रिपोर्ट सही है, ठीक है, मान के चलिए 99.9% ये रिपोर्ट सही है, तो हिंदू सेंटीमेंट के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है पिछली सरकार के साथ किया गया। हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी तो उसमें हम लोग पक्का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही ज्यादा ये एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। और अगर ये हुआ है तो इसी कर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इस वजह से हुआ है। तो जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी टेम्पल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वर्शिप प्लेसेस, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाल दिया जाए और उसे प्राइवेट हाथों में, यानी कि जो फैमिलीज होती हैं जो उनको ट्रेडिशनली संभालती हैं, उनको दे दिया जाए या फिर कम्युनिटी को दे दिया जाए। बेसिकली यहाँ का कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से न्यूज में था कि घी की जगह पे एनिमल फैट का यूज किया गया। ये राजस्थान की लैब है, ये आपसे सवाल उसमें कोई पूछेगा नहीं। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत बीफ, लार्ड, फिश ऑयल का यूज अनफॉर्चुनेटली उसमें किया गया है। हालांकि जो सप्लायर हैं उसके उनका कहना है कि ये सब बकवास है। भाई, सप्लायर तो बोलेगा ही वो ये थोड़ी कहेगा कि हाँ मैंने इसमें एनिमल फैट का यूज किया था और वो सब। तो ये कोई इसकी कोई स्टेटमेंट अभी कोई खास वो नहीं, मायने नहीं रखती है। इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। खैर, एनीवेज, ये इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ इसलिए होती है भाई न्यूज में क्यों है। एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है? टीडीडी के बारे में पूछ सकता है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स, ठीक है। ये एक बॉडी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और यही बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है। 1932 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब बात करते हैं जो कि मेन आर्टिकल है, बेसिकली जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, वो है तिरुपति लड्डू के बारे में। तिरुपति लड्डू का नाम होता है सिरीवरी लड्डू भी इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रसाद होता है, इट्स कॉल्ड प्रसादम या फिर प्रसाद। मंदिर में आप जाते हैं तो पूजा अर्चना करके आप निकलते हैं तो पंडित जी आपको प्रसाद देते ही हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे वो लड्डू मिलता है जिसे हम लोग श्रीवरी भी कहते हैं। और ये प्रथा 300 साल पहले ही शुरू हुई थी, 1715 के अंदर ये लड्डू देने की परंपरा। 2009 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग भी दिया गया। ज्योग्राफिकली इंडिकेटर का टैग उसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कहीं और प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बाद, मिलने के बाद, अगर उसको कहीं और प्रोड्यूस किया जाता है तो वो एक इलीगल एक्टिविटी होती है। जैसे भाई कांचीपुरम साड़ी है, वो सिर्फ कांचीपुरम में ही प्रोड्यूस हो सकती है, मैन्युफैक्चर हो सकती है, कहीं और नहीं हो सकती। अगर कोई और उसको कहीं करता है और उसको कांचीपुरम साड़ी के नाम से बेचता है तो वो इलीगल एक्टिविटी, भाई आपको जेल भी हो सकती है। तो तिरुपति लड्डू को ये जो है वो दिया गया था
और एक स्पेशल किचन होता है तिरुपति टेम्पल के अंदर ही, प्रांगण में ही होता है वो, जिसे हम लोग लड्डू पोटू कहते हैं। और लड्डू पोडू का मतलब होता है गॉड्स किचन, है ना, भगवान जी का किचन होता है। और इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, ग्राम फ्लावर, कैशू नट्स, कार्डेमम घी, शुगर, शुगर कैंडी, रेजिन्स वगैरह, मतलब जो हलवा बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए चीज़ें यूज होती हैं वो बेसिकली सारी यहाँ पे होती हैं। 3 तरह का लड्डू होता है हमारे पास। प्रोखतम लड्डू होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे सबको दिया जाता है, 60 टू 75 ग्राम का छोटा सा लड्डू होता है। फिर एक होता है अस्थनम लड्डू होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, 750 ग्राम का होता है, और यह स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन में ही आपको दिया जाता है। फिर एक होता है कल्याणोत्सव लड्डू, जो बहुत स्पेशल रिचुअल्स होते हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए ज़्यादातर रिचुअल्स होते हैं, उनको दिया जाता है, वैसे उस समय इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आप देखें 2017 में यहाँ पे तिरुपति लड्डू के नाम की एक स्टैंप भी रिलीज की गई थी 2017 के अंदर। और तिरुपति पिलग्रिमेज अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ये लड्डू लिए बिना आपकी जो यात्रा है वो भैया कंप्लीट नहीं होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको थोड़ा सा याद रखें। चलिए, रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट। रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट की जो यूनिट नंबर 7 है राजस्थान के अंदर, फाइनली इसकी क्रिटिकलिटी हम लोगों ने अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हम लोग अचीव कर लेते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन के बारे में, तो आपको ये पता होगा कि जो यूरेनियम हमारे पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, और न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद वो 3 डिफरेंट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स वहां से निकलते हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फर्दर आगे हिट करते हैं तो एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनता है। लेकिन ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल होना चाहिए भैया। ये अनकंट्रोल्ड अगर हो गया ना तो समझ लो वो एक आपका एटम बॉम्ब बन गया, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। ये अगर कंट्रोल होगा तो फिर हम लोग इससे बिजली पैदा कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। तो देखिए एनर्जी का ऐसा ही है भाई, एनर्जी अगर अनकंट्रोल्ड हो गई तो वो डिस्ट्रॉय करेगी। एनर्जी को अपने कंट्रोल कर लिया तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगी। वही छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर दोनों तरह की पावर होती हैं, दुनिया को खत्म करने की भी और दुनिया को एनर्जी प्रोवाइड करवाने की। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, कुछ लोग एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाते हैं, गांधी जी ने पॉजिटिव वे में लगाया है ना, उनका गुस्सा जो था वो एनर्जी पॉजिटिव वे में, कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में लगा देते हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है बेसिकली। तो क्रिटिकलिटी हम लोगों ने अचीव कर ली है। पहली बात ये, इंडिया का 3rd इंडिजेनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये, जिसने क्रिटिकलिटी अचीव किया है। ठीक है, जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है गुजरात में, ठीक है, उसकी जो यूनिट नंबर 3 है और 4 है, उसने 2020 में और 22 में क्रिटिकलिटी अचीव किया था। ठीक है, 20 में और 23 में गुजरात के अंदर जो काकरापार है, ये तीसरा है राजस्थान में, इंडिजेनस है, इसमें हम लोगों ने किसी और की हेल्प एज सच नहीं ली है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस समय इंडिया में 16 इंडिजेनस जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स चल रहे हैं। ज्यादातर हम लोगों ने दूसरी कंट्री के साथ ही कोलैबोरेट करके बनाया था। जो ये रावत भाटा वाला है ना, जो राजस्थान में है, ये बहुत पुराना एक्चुअली 1961 के अंदर, 1961 सोच के देखिए, 60 साल की बात हो गई है भाई। उस समय हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। उस समय हम लोगों ने कनाडा की हेल्प लिया था बेसिकली, और 1973 में इसको हम लोगों ने कमीशन भी कर दिया था, इसका जो फर्स्ट यूनिट है कमीशन कर दिया था। लेकिन 1974 में इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, है ना, इंदिरा गांधी जी उस समय पे थी, उसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, आपको अच्छे से पता ही होगा। जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने किया तो एक ग्रुप बनाया गया जिसे एनएसजी ग्रुप कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया। यह इंडिया की टेस्ट के रिएक्शन में ही बनाया गया था बेसिकली। इसमें हुआ यह था कि जो कंट्री न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई करती हैं दूसरी कंट्रीज को, उनको साफ साफ कह दिया गया था कि भाई आप इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल नहीं दोगे। तो कनाडा ने हमें न्यूक्लियर फ्यूल देने से मना कर दिया उस टेस्ट के बाद। फिर वो काफी समय तक जो है उसकी सेकंड यूनिट बन नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको इंडिजेनसली अपनी हेल्प से चलाने की कोशिश की, और इस समय उसकी जो सेवंथ यूनिट है उसको हम लोगों ने क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया है। तो बेसिकली अब उससे बिजली बनना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसको थोड़ा हम लोग टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 24 रिएक्टर्स इस समय इंडिया में चलाती है। टोटल जो उनकी कैपेसिटी है वो है 8180 मेगावाट। ये जो अभी यूनिट हम लोग चला रहे हैं
ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो 8 यूनिट हमारे पास हैं, और अभी जो अचीव हम लोगों ने किया है, इसको मिला के हम लोग इतना 6800 मेगावाट और अचीव कर सकते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी लेना ये क्लीन फ्यूल के तौर पे माना जाता है। हालांकि ये उस तरह से फ्यूल नहीं है, क्लीन फ्यूल नहीं होता है हालांकि, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज इससे रिलीज नहीं होती हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो अपने आप में उसको मैनेज करना एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, जो काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, बट फिर भी इसको हम लोग क्लीन फ्यूल मानते हैं। एक्सीडेंट के केस में, जैसे जापान वगैरह में हुआ, यूक्रेन में हुआ एक ज़माने में, अमेरिका में हुआ एक ज़माने में, उसको बड़ा डेंजरस माना जाता है, बट फिर भी इंडिया के पास कोई और खास ऑप्शन हमारे पास है नहीं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं और 2024 का नेशनल अचीवमेंट सर्वे हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली 4 दिसंबर 2024 से। अब ये होता क्या वो आपको मैं थोड़ा बताता चलता हूँ। बेसिकली लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सर्वे किया था 2021 में, एक्चुअली ये सर्वे हर 3 साल के बाद होता है, हर साल नहीं होता है। तो उस समय हम लोगों ने 3.7 मिलियन स्टूडेंट, मतलब 37 लाख स्टूडेंट को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया था, जो बिलोंग करते थे क्लास 3rd 6th और 9th से। ठीक है, अभी जो करेंगे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसके अंदर। देखिए, मैं 2021 के अंदर हम लोगों ने जो सर्वे किया था ना, उसके अंदर 37 लाख स्टूडेंट हम लोगों ने डाले थे। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग बच्चों को एमसीक्यूज देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, थोड़े मैथमेटिक्स से, थोड़े से साइंस से, थोड़े से इधर उधर से उठा के क्वेश्चन देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अपना नेशनल अचीवमेंट सर्वे करते हैं। लास्ट टाइम 2021 में हमने जो सर्वे किया था, उसके अंदर हम लोगों ने जिन बच्चों का यूज किया था वो क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8 से बिलोंग करते थे, और क्लास 10th वाले भी हम लोगों ने बाद में ऐड कर दिए थे। इस बार जो हम लोग सर्वे करेंगे 2024 में, इसमें क्लास 3rd, क्लास 6th और क्लास 9 वाले स्टूडेंट हैं। याद रखना आपने, इसके अंदर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हैं, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी नहीं हैं। ठीक है, पहले था 3, 5, 8, 10 और अब हो गया 3, 6 और 9। पिछली बार जो हम लोगों ने सर्वे किया था ना, उसमें 37 लाख स्टूडेंट थे। इस बार हम लोग 50 लाख बच्चे इंक्लूड करने वाले हैं। तो एक तो हम लोगों ने क्या किया ना, इसका जो स्कोप था वो हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। अब ये 3, 6 और 9 हम लोगों ने क्यों लिया है, इसके पीछे क्या रीजन है। क्लास 3rd जो है ना, वो फाउंडेशनल स्टेज का एंड होता है। ठीक है, क्लास 3rd के बाद प्रिपरेटरी स्टेज आपकी स्टार्ट होती है। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है। तो जो नया सर्वे है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है अंडर में आएगा। तो क्लास 3rd इज द एंड ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई बच्चे का फाउंडेशन स्टेज पे उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फिर क्लास 6 जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज कंक्लूड करती है, और क्लास 9 जो है दिस इज द एंड ऑफ द मिडिल स्टेज। तो ये तीनों स्टेज बहुत क्रूशियल होती हैं, क्लास 3rd, 6th और 9th, और यहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। इस बार जो सर्वे होगा उसके अंदर 26 लैंग्वेज होने वाली है। इस बार हम लोगों ने कुछ नई लैंग्वेज भी ऐड की हैं, जैसे कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, संथली, मैथिली एंड डोगरी। हालांकि कश्मीरी लैंग्वेज कश्मीर में भी यूज नहीं की जाती है। कश्मीरी लैंग्वेज क्योंकि जम्मू कश्मीर ने क्या किया, अपनी जो स्टेट लैंग्वेज है उसको उर्दू मान लिया। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हुआ, जबकि कश्मीरी वहाँ पे लैंग्वेज हुआ करती थी एक ज़माने में। अभी कश्मीरी लैंग्वेज वहाँ पे ना स्कूल में पढ़ाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज में कोई खास न्यूज़पेपर भी वगैरह भी नहीं आते हैं, मैगजीन्स भी नहीं आती हैं। तो कश्मीरी लैंग्वेज उस सेंस में थोड़ी सी डाइंग लैंग्वेज है बेसिकली। इसको प्रिजर्व किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले दिनों भी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि किस तरह से कश्मीरी लैंग्वेज कश्मीर में ख़त्म हो गई है, लगभग 99% ख़त्म हो गई है उर्दू के आने के बाद। लेकिन ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज यहाँ पे इंक्लूड की गई है। कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, संथली, मैथिली पूछेगा आपसे ये प्रीलिम्स में, आपको थोड़ा याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा 45 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो क्लास 3rd वाले बच्चे हैं। 90 मिनट का टेस्ट होगा, 51 क्लास 6 वालों को एंड 60 क्वेश्चन 9th वालों को। इसमें मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, थोड़ा लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी वाले क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो जब पूरे इंडिया में ये कर लिया जाएगा, मोर देन 750 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो एक पूरी कंबाइंड रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें फिर ये देखा जाता है भाई कहाँ के बच्चे कितना परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक असेसमेंट जो है वो सर्वे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके पर्सपेक्टिव में सरकार जो है फ्यूचर में जो भी स्कीम लेके आती है उसके हिसाब से वो स्टेप लेती है। 2001 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, तो 8 बार अब तक ये हो चुका है। ये हमारी जो एनसीईआरटी है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसका एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव है, और कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली इस सर्वे को करने के लिए। नीति आयोग भी इस सर्वे की फाइंडिंग्स का यूज करता है अपनी पॉलिसी वगैरह में, जब वो सजेशन वगैरह देता है। उसके अलावा सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूनिसेफ वगैरह कई सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। पीएम सूर्य घर,
लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें उन्होंने कहा 75,000 करोड़ रुपीस उसको अलॉट किए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भैया हम लोग सोलर रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगाएंगे। बस सरकार नहीं लगाएगी, लगाएंगे तो आप लोग मेरे जैसे लोग ही, लेकिन सरकार आपको सपोर्ट करेगी। तो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट चलाया गया था, इनोवेटिव। तो इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट में वो सब काम करने वाले थे जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, पीयर टू पीयर एक वर्ड यूज होता है, पीयर टू पीयर, याद रखना आपने एग्जाम में। ये भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ है, आपके पड़ोसी ने भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक पीयर हो गया, वो एक पीयर हो गया। एक गांव में सपोज करिए 15 लोगों ने अपने अपने छतों के ऊपर रूफटॉप पैनल लगाए हुए हैं, तो हम लोग सब पीयर हो गए। अब मान लो आपका पैनल जो है वो कम एनर्जी दे रहा है, तो आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है, मैं उससे ले सकता हूं। तो ये 15 जो लोग हैं ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हैं। ये पीयर टू पीयर है, बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया था। तो इस तरह के जो साइंटिफिक इनोवेशन वाले प्रोजेक्ट है ना, वो इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट के अंदर डाले गए थे। अब सरकार ने क्या कहा है कि 500 करोड़ रुपए का एक छोटा कंपोनेंट चलाया है, मतलब आउट ऑफ 75,000 करोड़ रुपीस सरकार ने एक नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट चलाया है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम बेसिकली वही होता है, लगभग बिजली मुफ्त बिजली योजना जो सरकार ने चलाई थी उसके अंदर में ही है ये। तो इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। 300 यूनिट्स पर मंथ आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, और जितना भी खर्चा उसके ऊपर आएगा सोलर यूनिट को लगाने का, उसका 60% के लगभग सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है। और यूजली ये सब्सिडी 76,000 रुपीज़ के आसपास ही होती है, उतना सरकार आपको देगी इसके अंदर में। और मैक्सिमम 3 किलोवाट तक इसको सेटअप किया गया है। तो अगर आपको ये अपने घर की छत पे लगाना है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये बात सबसे पहली बात है। आपके घर में पहले से ही कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना भी जरूरी है, और भाई आपके घर पे छत भी होनी चाहिए, है ना। वो झोपड़ी में तो ये नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, वहाँ नहीं मिल सकता है, और तब आपको जाके जो है वो सरकार सब्सिडी दे सकती है। 76 नहीं था वो, 78,000 रुपीज़ पर हाउस होल्ड सरकार आपको सब्सिडी इसके लिए दे सकती है। इंडिया का कोई भी रेजिडेंट ले सकता है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, आप भी कर सकते हो बेसिकली, इसके लिए आपको करना है तो। चलिए, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है कि देखिए यूपीएससी में इकोनॉमी के रिगार्डिंग टर्म्स रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। कोई भी छोटी सी टर्म आपको उठा के पूछ लेगा, वो जो न्यूज़ में रही होगी कहीं ना कहीं, फिर आपसे पूछेगा बताओ भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, क्यों न्यूज़ में था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ लेता है यूपीएससी कभी कभी। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी सेबी ने क्या कहा, सेबी ने ये अनाउंस किया है कि म्यूचुअल फंड्स कैन नाउ सेल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। अब याद रखना है आपने, वो आपसे एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस और विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर अलाउड टू सेल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड का नाम दे देना है। पहले म्यूचुअल फंड इसके अंदर नहीं होते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है। मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूं, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। स्वैप का मतलब होता है जब आप किसी और के साथ स्वैपिंग करते हो, एक्सचेंज टाइप का होता है बेसिकली, है ना। इसमें आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो, क्या स्वैप कर रहे हो, इसमें आप अपना डिफॉल्ट जो रिस्क होता है उसको किसी और के साथ स्वैप कर रहे हो। एग्जांपल देता हूं आपको प्रैक्टिकल, थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और ये हो आप, लिख देता हूं दिस इज मी, दिस इज यू। मैंने आपको सपोज करिए 100 करोड़ रुपए लोन दिया, भगवान करे कभी इतना पैसा मेरे पास हो आपको दूं मैं, 100 करोड़ मैंने आपको इसमें जो है लोन दिया। या फिर आप ये कहें कि मैंने 100 करोड़ रुपए का आपको बॉन्ड दिया, ठीक है। मैंने आपको बॉन्ड दिया या फिर आपने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए, दोनों तरफ से आप मान सकते हो क्योंकि सेलिंग परचेजिंग इधर से उधर होती है। चलिए इसको ऊपर से लेकर चलते हैं। मान लो मैंने आपको 100 करोड़ रुपए का लोन दिया और आप मुझे हर महीने इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। मैंने आपको ये 100 करोड़ रुपए 10 साल के लिए दिए, आप मुझे हर महीने इसका इंटरेस्ट दे रहे हो और आपको 100 करोड़ रुपए मिल गया। लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया ना, ये मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया।
हो सकता है आप 2-3 साल तक मुझे प्रॉपर्ली इंटरेस्ट रेट देते रहें और 3 साल के बाद बोले भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूं, मैंने जिस फैक्ट्री में पैसे लगाए थे अपनी वो मेरी डूब चुकी है। ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली रिस्क ले रहा हूं, बैंक हमें पैसा देते हैं तो वो भी रिस्क लेते हैं, म्यूचुअल फंड भी रिस्क ले रहे हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रिस्क है इसको मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो एक थर्ड पार्टी है यहां पे, एक थर्ड पार्टी है, कोई और आदमी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, उसको मैं अपना रिस्क ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया, इस आदमी को मैं हर महीने कुछ प्रीमियम दूंगा। ठीक है, कुछ भी 20,000 50,000 रुपए इसको मैं हर महीने दूंगा। अब होगा क्या, ये एक तरह का इंश्योरेंस हो गया। आपको जो मैंने 100 करोड़ रुपए दिए, लगभग समझ लीजिए मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया। अब अगर आप डिफॉल्ट होते हो यहां पे तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां से पैसा वसूल कर लूंगा। दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये एक तरीका है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का, और भी कई छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं। तो मैंने आपके डिफॉल्ट को, कि मेरे लोन पे जो डिफॉल्ट हो गया था, मैंने उसको किसी और के साथ स्वैप कर लिया, किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांसफर कर दिया मैंने उसको रिस्क। दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसा करते हैं, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अमेरिका में मोस्टली बैंक्स ऐसा करते हैं, उस रिस्क को किसी और को ट्रांसफर कर। अब आप सोचोगे सब इसको क्या फायदा हुआ ये तो मर गया ना बेचारा। इसको बेनिफिट होता है बेसिकली। पहली बात तो इसको प्रीमियम जाता है ना, हर महीने हर 6 महीने में इसको प्रीमियम जाएगा। लेकिन भाई सभी लोग डिफॉल्ट थोड़ी होते हैं ना। अब 100 लोगों को लोन दिया आपने, उसमें से हो सकता है 2 लोग डिफॉल्ट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 98% लोग तो पैसा दे रहे हैं ना। तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी जैसा ही होता है, इनको अल्टीमेटली इसमें प्रॉफिट हो ही जाता है। तो और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो तो बिजनेस का पार्ट होता है। जैसे 2008-9 का जब क्राइसिस आया था, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो ये रिस्क परचेज कर रही थी वो डूब गई थी, क्योंकि वो खुद बैंकरप्ट हो गई। भाई दूसरे की आप क्या ही हेल्प करोगे आप खुद ही बैंकरप्ट हो गए हो। ऐसा हुआ था अमेरिका में जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। इंडिया में ये मार्केट बहुत ज्यादा इस समय मतलब डेवलप नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यस, अभी सेबी ने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा आपने उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। तो ट्रांसफर इसमें हम लोग करेंगे। प्रीमियम मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। सिक्योरिटी डिफॉल्ट के केस में जो है फेस वैल्यू डेट वो दिया जाएगा। तो कई बार इसमें ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली दोनों पार्टी के बीच में। अब ऐसे मान लो आप यहाँ पे डिफॉल्ट हो गए, तो ये वाला तीसरा आदमी मुझे कितने पैसे देगा, वो डिपेंड करता है हम लोगों ने क्या अग्रीमेंट किया है। क्या वो इंटरेस्ट रेट के साथ देगा या फिर फेस वैल्यू पे देगा। देखिए फेस वैल्यू 100 करोड़ रुपए थी, मोस्टली केसेस में वो फेस वैल्यू पे देता है। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट डिफॉल्ट। ठीक है, आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इतना ही पता होगा ना, एग्जाम में काम हो जाएगा आराम से, प्रीलिम्स में आप हैंडल कर डालोगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। क्लेप्टो पैरासाइटिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें ये क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी करना। कुछ लोग क्लेप्टोमेनियक होते हैं, है ना, उनको बस चोरी करने की आदत होती है, नेचर होता है चोरी करना, पैसा खूब होता है उनके पास। ऐसे कितने सारे एग्जांपल, जैसे हॉलीवुड में कितने सारे एग्जांपल आपको नजर आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्लेप्टोमेनियक होते हैं। हम आप भी आप मतलब आपने आसपास भी देखा होगा, लोगों को चुरा लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो रेस्टोरेंट में जाया करता तो चम्मच चुराने की उसकी आदत थी, पता नहीं क्यों, खूब पैसे वाला था। इसे क्लेप्टोमेनियक बोलते हैं इस नेचर को। उसी से जुड़ा वर्ड है क्लेप्टो पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है आपको पता है? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब होता है भाई जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरे की कमाई को खाते हैं, उसे पैरासाइट बोलते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे कैटल्स होती हैं उनके ऊपर कुछ लाइसिस होते हैं, टिक्स होती हैं, जो डॉग्स होते हैं स्पेशली जो कम्युनिटी डॉग्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर हमने देखा होगा, वो पैरासाइट होते हैं। इवन हमारे सर में जो जुएं हो जाती हैं कभी कभी, वो भी पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो क्लेप्टो पैरासिटिज्म का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी हो सकता है, वो दूसरे से चोरी करके खाता है, चोरी करता है। अब इसमें एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं। इसके अंदर एक आता है फ्रिगेट बर्ड और एक आता है स्क्वाश। याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछेगा आपसे। वो ये सी बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये खुद शिकार नहीं करते हैं, किसी और बर्ड से चोरी करके पैसा जो है वो खाना खाते हैं। जैसे मान लो यहां पे ये बर्ड है, इसने एक फिश खाई,
वो इसके पेट में चली गई। ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और जबरदस्ती इसके पेट से उस फूड को बाहर निकलवाएगा और फिर उसको खाएगा। आपको पता है ना बर्ड्स कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं, जब घोंसले में आते हैं तो उनको बाहर निकाल के दे देते हैं। ये उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये जो बर्ड्स है ना इतने पावरफुल होते हैं, दूसरों को डरा देते हैं और उनके पेट से निकलवा के खाना खा लेते हैं। इसे बोलते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म। साइंटिस्ट लोगों को भी ये पता चला है कि शायद इस बिहेवियर की वजह से जो बर्ड फ्लू है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो स्प्रेड हो रहा है, H5N1। ये अंटार्कटिका में शुरुआत हुई और धीरे धीरे हो सकता है ये अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक भी आ जाएगा और 2021 के बाद ये काफी ज्यादा फैल भी रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि भाई हो सकता है ये जो क्लेप्टोपैरासिटिज्म है इसकी वजह से भी फैल रहा हो, क्योंकि यूजली ये जो सी बर्ड्स होते हैं ना बहुत लंबी लंबी माइग्रेशन करते हैं। तो जब ये इस तरह के बिहेवियर करेंगे तो वो वायरस इनकी बॉडी में आ जाता है और फिर इसको वो कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो है उनको पता लगा। इससे ज्यादा मैं इस आर्टिकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बर्ड फ्लू के बारे में पहले मैं 3 आर्टिकल आपको करवा चुका हूं, तो वो आज की क्लास का काम नहीं है। आज बस आपको इतना सा याद रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिनी मून। देखिए मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, उसके अलावा बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट हम लोग डालते रहते हैं हर साल। अभी एक एस्ट्रॉइड का पता चला है जिसका नाम है 2024 PTS और ये 25-26 सितंबर के आसपास हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में आएगा और उसके बाद ये अर्थ का जो है रेवोल्यूशन चक्कर काटने वाला है। कुछ दिनों तक काटेगा फिर वो चला जाएगा। इसे हम लोग मिनी मून कह सकते हैं। ठीक है, कहां से आ रहा है ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से आ रहा है जिसका नाम है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन एस्ट्रॉइड बेल्ट। देखिए वैसे तो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना वो जुपिटर मार्स के बीच में होती है इन जनरली, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एस्ट्रॉइड हमेशा वहीं से आते हैं। एस्ट्रॉइड एक्चुअली कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि जब हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ था तो बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में आज भी घूम रहे हैं, तो ये वहां से भी बेसिकली आ सकते हैं। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अब ये जो एस्ट्रॉइड आ रहा है वो बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इसे मिनी मून हम लोग नाम दे रहे हैं क्योंकि ये लगभग मून के जैसा ही चक्कर काटेगा अर्थ का। ये सिर्फ 33 फीट लॉन्ग है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इवन कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मिनी मून है ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो आप इसको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। ठीक है, ये नेकेड आई इतना छोटा है ये कि नेकेड आई से विजिबल ही नहीं है। इसको सिर्फ कुछ स्पेशल टेलीस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। पहली बात तो वो। कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि आया कहां से। कुछ लोग कह रहे हैं भैया अर्जुन बेल्ट से आया, अब किसी को पता तो है नहीं। कुछ लोगों का यह कहना है कि शायद हमारे मून के ऊपर कोई इंपैक्ट हुआ होगा और उस मून से एक हिस्सा टूट गया होगा और वो जो है वो मिनी मून बन गया होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे घूमते फिरते रैंडमली कहीं से आ गया होगा और ऐसे आते रहते हैं। हमें देखिए 99.9% केस में हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि देखो ये खुद की लाइट तो एमिट करते नहीं है, छोटा सा इनका साइज होता है, कभी कभी दिख जाते हैं कभी कभी नहीं दिखते। नासा का एक प्रोजेक्ट है जिसे एटलस कहते हैं और वो एटलस यही काम करता है, इस तरह के जो एस्ट्रॉइड होती हैं उनके ऊपर नजर रखता है और अगर वो डेंजरस होता है तो हमें इन्फॉर्मेशन कर देता है, लेकिन इनको डिटेक्ट करना उतना आसान है नहीं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली आपको दो ही छोटी छोटी चीज़ें सी याद रखनी है कि ये कहाँ से है। अर्जुना बेल्ट से। अर्जुन आपको पता ही है महाभारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हमारे हो जाते हैं, उनके नाम पर ही बेसिकली इसका नाम पड़ा है। कई बार साइंटिस्ट ना गलती कर देते हैं, कोई सैटेलाइट होता है, कोई रॉकेट होता है, उसको भी मिनी मून मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे किसी स्पेस क्राफ्ट का कोई हिस्सा टूट गया हो और वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना लगे, उनको लगता है कि भाई ये भी एक मिनी मून है। ऐसा हुआ है, एक चाइनीज स्पेस क्राफ्ट था, उसके कुछ टुकड़े टूट गए थे 2-3 साल पहले, उसको भी हम लोगों ने मिनी मून मान लिया था। एक जिया स्पेस क्राफ्ट हुआ करता था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वो जब टूट गया था उसको भी हम लोगों ने मिनी मून मान लिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अपने याद रखना है कि इसका नाम आपने बेसिकली याद रखना है और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटेगा जस्ट लाइक आवर मून, उसके बाद ये चला जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसकी जो ऑर्बिट रहने वाला है वो हॉर्स शू टाइप का रहेगा, मतलब जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, इस तरह से चक्कर काटता है, और ये मान लो जो है वो एक मिनी एस्ट्रॉइड है तो ये भी इस तरह से चक्कर काटता है इस तरह से। ठीक है, फिर वो आपस में कहीं ना कहीं चला जाएगा।
उस सेंस में आप इसको याद रख सकते हो। चलिए उसके लिए छोटी सी अनाउंसमेंट है, 2 चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो जो आप वीडियो देखते हो ना, इसको लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है? सजेशन दे सकते हो, कुछ फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये जो कंटेंट है डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं या जॉब के साथ तैयारी करते हैं, किसी तरह से तैयारी करते हो, देखो गाइड की रिक्वायरमेंट सबको होती है ना भाई? विराट कोहली को भी गाइड चाहिए, सचिन को भी गाइड चाहिए और सबको गाइड चाहिए होता है, चाहे आप कितना ही धुरंधर क्यों ना हो। तो एक 1 टू 1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 2025, 2026, 2027 के लिए प्रेप आईएएस ने चलाया हुआ है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो गाइड होते हैं, मेंटोर होते हैं, वो आपकी पर्सनल नीड के हिसाब से आपको गाइड करते हैं और आपकी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बेसिकली भाई अर्जुन को भी गाइड की ज़रूरत थी, राइट? तो वो चाहिए आपको। तो इसमें हम जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी साथ के साथ आपको दे रहे हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।